हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हारे साथ अपने बचपन का एक डाउट डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, बचपन में जब मेरे को बताया था ना कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो तुरंत मेरे दिमाग में एक ये सवाल आ गया कि भाई सारे प्रोटॉन्स आराम से न्यूक्लियस के अंदर बैठे कैसे हैं? क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल, और सारे प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है क्या? और अगर रिपल्शन हो रहा है तो उन्हें तो न्यूक्लियस से फट के बाहर आ जाना चाहिए। दे शुड ऑल रिपेल ईच अदर। तो अपना एटम का न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो पूरा एटम ही स्टेबल नहीं होता। एटम स्टेबल नहीं होता तो दुनिया जैसा है वैसा स्टेबली एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, आज के वीडियो में ना मैं तुमको ये समझाना चाहूंगा कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसका न्यूक्लियस को स्टेबल होना पड़ता है, और दूसरा बात है कि उसको केमिकली स्टेबल भी होना पड़ता है। ये दोनों बात से मेरा क्या मतलब है, मैं तुमको ये समझाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे इस सवाल को आंसर करने का कोशिश करते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर अगर सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो रिपेल करने के बावजूद भी कैसे न्यूक्लियस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं? शायद तुमको ये बात भी पता होगा कि दो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। अगर हमें पता हो कि ये दोनों चार्ज बॉडीज का चार्ज कितना है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को कितने न्यूटन्स ऑफ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। दिस इज द कूलम्स लॉ और कूलम्स इक्वेशन। इसका यूज करके हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन कितना होगा। या हम प्रोटॉन्स का चार्ज डालेंगे, यहां पे हम डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स डाल देंगे। देखो, डिस्टेंस बहुत कम होने वाला है। ये जो दो प्रोटॉन्स है, दोनों प्रोटॉन्स एक एटम के भी न्यूक्लियस के भी अंदर है ना? तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे दो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो जाहिर सा बात है बहुत कम होने वाला है। एक एटम का डायामीटर 10 टू द पावर -10 -11 मीटर, मतलब कुछ नैनोमीटर्स होता है, और अगर उसके अंदर के भी न्यूक्लियस का बात करोगे ना तो वो 10 टू द पावर -15 मीटर्स होता है, यानी अराउंड 1 टू फेम्टोमीटर के आसपास जितना होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस तो भाई बहुत ही कम होगा। और जब हम ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इस इक्वेशन में डालते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है कि भाई दोनों प्रोटॉन्स के बीच में रफली 100 न्यूटन्स का रिपल्शन है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा फोर्स है। प्रोटॉन्स के लिए एटलीस्ट तो बहुत बड़ा फोर्स है। अगर किसी भी एक प्रोटॉन पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो सूं करके उड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत हल्के होते हैं। लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो सारे प्रोटॉन्स इतना फोर्स फील करने के बावजूद भी न्यूक्लियस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये समझने के लिए हमें ये याद करना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है। देखो, मैं पीले पीले न्यूट्रॉन्स भी बनाया हूं। इनफैक्ट न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने का काम न्यूट्रॉन्स का ही है। ये जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन फील हो रहा है ना, ये न्यूट्रॉन्स ही हैं जो उसको किसी तरीके से इस प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन को फाइट करते हुए प्रोटॉन्स को जोड़ के साथ रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं है। ये जो न्यूट्रॉन्स है इसको ग्लू की तरह बांध के रखे हैं। इस प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन फोर्स को काउंटर करने वाले हैं न्यूट्रॉन्स। इनफैक्ट मैं तुमको ये भी बता दूं, जिस तरीके से प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसी तरीके से न्यूट्रॉन्स जो फोर्स लगा के इस प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन को काउंटर कर रहे हैं, इस फोर्स को भी एक नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है और एक दूसरे से रिपेल करते हुए प्रोटॉन्स को भी जबरदस्ती जोड़ के रखता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस से बाहर फेंका जाते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स का ओरिजिन है वो न्यूट्रॉन्स से है। अब ये न्यूट्रॉन्स में से स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जैक्टली कैसे निकलते हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज का पढ़ाई न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किया जाता है, जो कि खुद में ही बहुत दिलचस्प है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि ये याद रखना कि एक न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, उसके अंदर का फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज 2026 तक आते आते हमें न्यूक्लियस के अंदर का भी बहुत सारा फिजिक्स पता है। वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। आज तो मैं बस इतना तुमसे समझाना चाहता हूं कि जो न्यूट्रॉन्स है ना, उन्हीं के कारण अपना न्यूक्लियस स्टेबलाइज हो पाता है। वरना तो ऐसे मल्टीपल प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा रिपल्शन है। तो तुम ये याद रखना कि भाई
न्यूट्रॉन्स का यही काम है। एक्चुअली न्यूट्रॉन्स का दो काम है। एक तो ये काम है कि ये प्रोटॉन्स के रिपल्शन से लड़के न्यूक्लियस को एक साथ जोड़ के रखते हैं, और दूसरा ये काम है कि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस को थोड़ा वेट भी देते हैं, यानी पूरे एटम को भी देखा जाए तो पूरे एटम को थोड़ा वेट प्रोवाइड करते हैं। तुमको शायद ये पता भी होगा कि जो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें जो सबसे भारी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का है, इलेक्ट्रॉन से अराउंड 10,000 गुना ज्यादा हेवी होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी थोड़ा सा और हेवी होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कुल मिला के दो काम करता है, एक वो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखता है, और दूसरा वो एटम को थोड़ा वेट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट तुमको पता है, अगर एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन हो, सिर्फ एक ही प्रोटॉन, तब तो उसके पास ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर भाई एक ही प्रोटॉन बैठा है तो वो कोई दूसरे प्रोटॉन को रिपेल ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तो तुम बोलोगे कि सर न्यूट्रॉन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऐसे एटम को। एकदम सही बात है। इसलिए देखो, हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर हम नजर डालते हैं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन के एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होना तो तब जरूरी होता है जब तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर एटलीस्ट 2 प्रोटॉन आ जाए, क्योंकि 2 प्रोटॉन आते ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, जैसा कि हीलियम में देखते हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, और इसीलिए 2 प्रोटॉन के आते ही अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होना जरूरी है। इसलिए हम हीलियम एटम के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी होता है। इनफैक्ट अगर हम अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर झांक के ये देखें ना कि उसके अंदर भाई कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स है, तो वो स्टैटिस्टिक अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हारे लिए लिख के भी रखा हूं, एक बार इसको देखो। शायद लेटर्स छोटे छोटे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना। वैसे तुम में से कोई ये बोल सकता है कि सर नहीं, मैं तो एक ऐसा हाइड्रोजन को भी जानता हूं जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होता है, तो वो बहुत कम पॉपुलर है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो हेवियर आइसोटोप्स हैं वो उतने पॉपुलर नहीं है। जो सबसे कॉमन वाला हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस लिस्ट में मैं सारे एलिमेंट्स के सबसे पॉपुलर आइसोटोप लिखा हूं। हाइड्रोजन के पास है 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। 0 न्यूट्रॉन है, चल रहा है ना ये बात, जरूरत ही नहीं है न्यूट्रॉन का। एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर न्यूट्रॉन करेंगे क्या? कोई नीड नहीं है न्यूट्रॉन का। हीलियम आते ही 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, अब न्यूट्रॉन होने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कार्बन में देखो 6 प्रोटॉन है, तो अब ज्यादा प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो ज्यादा रिपल्शन हो रहा है एक दूसरे से, तो अब ज्यादा न्यूट्रॉन्स भी लगेंगे, और यही कहानी चलते चला जाता है। लेकिन एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज तुम देखोगे, जब तक एलिमेंट्स लाइट है, यानी कैल्शियम तक रफली मान लो, तब तक देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है ना। ऑलमोस्ट जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स है। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स हेवियर होने जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ते चला जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ता तो है ही, लेकिन और कई ज्यादा तेजी से बढ़ता है। जैसे कि आयरन तक ही आते आते देख लो, प्रोटॉन्स है 26, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लग गए 30। और आगे अगर जाओ, लेड का देखो भाई, लेड यूरेनियम लोग को देखो, लेड के 82 प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लग रहे हैं 126। कितना ज्यादा है। यूरेनियम के पास है 92 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको लग रहा है 146 न्यूट्रॉन्स। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिसबैलेंस है ना, उस पे भी ध्यान देना एक मजेदार चीज है। इसलिए देखो, मैं ये n/z का रेशियो भी लिख रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो मैं इस लिस्ट में लिखा हूं, है ना। एक लेवल तक आके ये रेशियो 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर बराबर है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए ये रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जा रहा है। मतलब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम इज रफली 1.6 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिंपली क्यों नहीं पाया जाता है कि लेड के पास अगर 82 प्रोटॉन्स है तो उसके पास 82 न्यूट्रॉन्स होने से ही न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं रह जा रहा है? इस बात का आंसर सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक से ही तुम समझ सकते हो। देखो भाई, अगर तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है तो कितने रिपल्शन पेयर बनेंगे? मतलब अगर मैं ये 2 प्रोटॉन्स को जोड़ के दिखाऊं तो मुझे पता है कि ये एक लाइन ऑफ रिपल्शन मिलेगा हमें, है ना। ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा, एक ही लाइन ऑफ रिपल्शन है। लेकिन अगर इस केस पे ध्यान दो, ये एक लाइन ऑफ रिपल्शन है, ये वाला एटम इधर धक्का खा रहा है, ये एक लाइन ऑफ रिपल्शन है, ये इधर धक्का खा रहा है,
और ये भी एक लाइन ऑफ रिपल्शन है, करेक्ट। तीन प्रोटॉन्स होने से न्यूक्लियस के अंदर तीन लाइन ऑफ रिपल्शन होने लग जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाओगे ना, तुम देखोगे नंबर ऑफ रिपल्शन पेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे अगर 4 प्रोटॉन है तुम्हारे पास, तो कितने सारे रिपल्शन पेयर बनेंगे? 6। तुम चाहो तो ये 6 गिनने के लिए इन प्रोटॉन्स को नाम भी दे सकते हो, प्रोटॉन ए, प्रोटॉन बी, प्रोटॉन सी, प्रोटॉन डी। ए बी को रिपेल करेगा, सबको तो रिपेल करेंगे। तो दो का ग्रुप बनाना है, 4 चीज अपने सामने है, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी ए सी, मतलब गिन लेना 6 होंगे, ठीक है। जिन लोगों को कॉम्बिनेशन वगैरह मालूम है वो लोग 4C2 से भी सोच सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 से डबल होके 4 हुए, ऐसा नहीं हुआ है कि नंबर ऑफ रिपल्शन पेयर भी 1 से डबल होके सिर्फ 2 हुआ है, नहीं, नंबर ऑफ रिपल्शन पेयर तो काफी बढ़ गया, 6 गुना हो गया। इससे मैं ये समझा रहा हूं कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रिपल्शन पेयर और तेजी से बढ़ते हैं। और याद रखना, न्यूट्रॉन्स का यही काम है कि ये प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्शन को फाइट करना है, उसको काउंटर करना है। इसीलिए जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ते हुए रिपल्शन पेयर्स को काउंटर करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और तेजी से बढ़ना पड़ता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि अगर तुम्हारे एलिमेंट के पास कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, तब कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से काम हो जाता है, 7-8 न्यूट्रॉन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे एलिमेंट के पास 50-60 प्रोटॉन्स होने लग गए, तब इनके बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि 50 न्यूट्रॉन्स नहीं टैकल कर पाएंगे इनके बीच का रिपल्शन। तो हमको अराउंड 70-80 न्यूट्रॉन रहने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तभी उस एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। तो यही रीजन है कि ये n/z का रेशियो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, ये वैल्यू बढ़ते चला जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? अब ये समझने से हो सकता है तुम्हारे मन में ये सवाल भी उठने लग जाए कि सर, ऐसे जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और तेजी से भी बढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। क्या इस बढ़ने के ट्रेंड का कोई लिमिट भी है क्या? तो मतलब क्या ऐसा भी कोई एलिमेंट हो सकता है जिसके पास 200 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन्स होंगे 500 न्यूट्रॉन्स, टोटल में उसका एटॉमिक मतलब मास नंबर हो जाएगा 700। तो भाई ऐसा नहीं पाया गया है। देखा यह जाता है कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों बढ़ते हैं, न्यूक्लियस हैवी होने लग जाता है। और यह भी एक प्रॉब्लम है न्यूक्लियस के लिए, बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस भी एटम को अनस्टेबल कर देता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम मस्त नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाते चले जाओ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी साथ साथ बढ़ाते चले जाओ और नए एलिमेंट्स तुमको मिलते चले जाएंगे। इसीलिए तो कितने एलिमेंट्स हैं अपने एटलीस्ट अर्थ में, उस बात का एक लिमिट देखा जा रहा है। अगर हम नेचर का मतलब नेचुरली बात करें तो आई थिंक 94 या 95 एलिमेंट्स से ज्यादा नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि 94 एलिमेंट्स के बाद, यानी अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके एटम में 95 प्रोटॉन्स है, तो उस या वैसे एटम को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रॉन्स लगेंगे। तो ये बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियस बहुत भारी हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियस बहुत भारी हो गया तो वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इतने सालों में हमें ऐसा कोई एटम अर्थ पे एटलीस्ट नेचुरली नहीं मिला जिसमें 100 प्रोटॉन्स हो, यानी एटॉमिक नंबर 103 या 105 वाले एलिमेंट्स अर्थ पे नहीं पाए गए हैं। हाँ, अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखे होगे कभी, तो तुम मेरे को बोल रहे होगे कि नहीं सर, अपने पीरियोडिक टेबल में तो मैं देखा हूं 102, 103, 115 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं मेरे पीरियोडिक टेबल में। क्या मेरा बुक मेरे को गलत बता रहा है या आप गलत बता रहे हो? देखो, मैं भी तुमको एक बार पीरियोडिक टेबल खोल के दिखाता हूं। ये देख लो भाई, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। साइड से इधर कर रहा हूं तो इधर का थोड़ा कट रहा है, बट है पूरा पीरियोडिक टेबल यहां है। अब अगर हम इन वाले एलिमेंट्स पे ध्यान दे, देखो एटॉमिक नंबर 108 हैसियम, या 115 मॉस्कोवियम, 116 पे कौन है? लिवरमोरियम। तुम बोलोगे कि सर इन लोग का क्या? आप तो बोल रहे हो कि 94-95 प्रोटॉन से ज्यादा न्यूक्लियस में स्टेबली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और नहीं करेगा। देखो ये सब जो एलिमेंट्स है ना, लिवरमोरियम या ये सब, मतलब समझ लो 95 के बाद जो भी है वो सारे एलिमेंट्स नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनको लैब में जबरदस्ती बनाया जाता है। उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठूस के, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन कर करके उनको लैब में बनाया जा रहा है। देखो मैं इधर अगर खोलूं, मान लो लिवरमोरियम को खोला, लिवरमोरियम के बारे में देखो,
इसका पहला बात तो ईयर ऑफ डिस्कवरी है ईयर 2000। ऐसा नहीं है कि बहुत साल से कहीं पर मिट्टी खोदे लिवरमोरियम निकल गया, नहीं ऐसा नहीं है। और वो भी कहां है? डिस्कवर्ड बाय जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, वेयर इन लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी। ठीक है, तो ये वाले नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, ये बनावटी जबरदस्ती बनाए गए सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो अब देखो, ऐसा मत सोचना कि लिवरमोरियम क्योंकि लैब में बन गया है कहीं पे, तो लिवरमोरियम लैब वाले बना के अब मिट्टी में दे देंगे, नदियों में डाल देंगे, तो अब अर्थ में नेचुरली लिवरमोरियम एग्जिस्ट करने लगेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको बहुत एनर्जी और मेहनत से इसके न्यूक्लियस को जबरदस्ती बनाया गया था। और अगर तुम इसको नेचर में छोड़ देते हो तो वो तुरंत डीके हो जाएगा। यानी जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जबरदस्ती ठूस ठूस के हम इसका न्यूक्लियस तैयार किए थे ना, इसको बाहर नेचर में देते ही इसका न्यूक्लियस में से वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फट फट के निकल जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा सिर्फ ये बनावटी एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बट क्योंकि उनमें इतना ज्यादा प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है कि वो लोग भी डीके हो रहे हैं। मतलब मैं समझाता हूं थोड़ा। ये देखो, ये अपना मोटा मोटी बिस्मथ के बाद से ना, बिस्मथ के बाद से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस खास स्टेबल नहीं है। हाँ, मैं ये बोला कि उनके पास बहुत सारा प्रोटॉन्स होता है और उससे भी ज्यादा न्यूट्रॉन्स मिलके उनके प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्शन को टैकल कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ये बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिलके भी पूरी तरह ठीक से टैकल नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं लिस्ट में यूरेनियम लिखा था ना, यूरेनियम। देखो, यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स है, किसी तरीके से 146 न्यूट्रॉन्स मिलके उसको टैकल करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन है ना, वो इतना ज्यादा है कि ये न्यूक्लियस बहुत छटपटा रहा है। ये खास कुछ स्टेबल नहीं है, अपना ऑक्सीजन की तरह, ये कैल्शियम आयरन इन लोग की तरह स्टेबल नहीं है। मतलब कल के दिन पे अगर तुम कहीं नेचर में यूरेनियम ढूंढ लेते हो, एक यूरेनियम का एटम, तो उस यूरेनियम के एटम का कोई ठिकाना नहीं है कि 2 दिन बाद भी वो यूरेनियम का एटम तुमको वैसा ही दिखेगा। हो सकता है 2 दिन बाद उसके न्यूक्लियस के अंदर इतना छटपटी मचा हुआ है कि उस न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए उसके अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन फट के बाहर निकल जाए, ताकि न्यूक्लियस के अंदर का थोड़ा प्रोटॉन घटे तो रिपल्शन घटे और स्टेबिलिटी बढ़े। और ये बात समझ लेना, किसी एलिमेंट को यूरेनियम होने के लिए उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 ही होने पड़ेंगे। अब भाई अगर न्यूक्लियस अपने अंदर से 2 प्रोटॉन ही निकाल दिया, तब तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 90। और अगर किसी एलिमेंट के पास 90 प्रोटॉन्स है, तब तो वो यूरेनियम है ही नहीं ना, एटॉमिक नंबर ही बदल गया है, फिर तो वो हो जाएगा थोरियम। और ऐसा होता है नेचर में, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। और ऐसा सिर्फ यूरेनियम के साथ ही नहीं, बहुत सारे, वही मैं बता रहा हूं कि अपना पीरियोडिक टेबल में देखें ना, ये बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के न्यूक्लियस ऐसे छटपटी में है, खास स्टेबल नहीं है और उनके जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब वो एटम, उस एलिमेंट का ही एटम हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो कभी भी डीके कर सकता है। हाँ, अलग अलग एलिमेंट का डीके होने का चांस अलग अलग है। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बढ़ा दोगे, जैसे एस्टेटाइन का भी एटम हो सकता है अपने अंदर से कुछ प्रोटॉन्स निकाल के कुछ और बन जाए, पोलोनियम बन जाए या बिस्मथ बन जाए। लेकिन ऐसा होने का चांस यूरेनियम का और ज्यादा है, क्योंकि यूरेनियम के पास एस्टेटाइन से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उसका न्यूक्लियस में और ज्यादा ये रिपल्शन के कारण छटपटी मचा हुआ है। मैं इस चीज को थोड़ा बहुत डायग्राम से भी दिखाता हूं तुमको। ये देखो, अपना यूरेनियम है, यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स है और उसको टैकल करने के लिए 146 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 146 न्यूट्रॉन्स भी उसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए अपना यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो छटपटा रहा है। ये छटपटी को मैं ये ऐसे लाल लाल लाइन से दिखाया हूं। वैसे इस छटपटी को फिजिक्स में एक नाम भी दिया जाता है, पता है तुमको हम क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो सारे एलिमेंट्स जिनके पास बहुत सारा प्रोटॉन्स है और बहुत सारा न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, वो छटपटाने वाले एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और लेड के बाद जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारे रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, लिवरमोरियम वगैरह तो बहुत ज्यादा है, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ये लोग रेडियो एक्टिव नहीं है। अगर तुम कहीं एक कार्बन का एटम देख रहे हो, उसको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं किया जाए, तो वो 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वो कार्बन का एटम ही रहेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी वो कार्बन का एटम रहेगा। लेकिन ऐसा यूरेनियम के एटम के साथ कोई गारंटी नहीं है। यूरेनियम का एटम कल या परसों ही हो सकता है यूरेनियम की जगह कुछ और बन जाए, अपने अंदर से प्रोटॉन्स छोड़ के थोरियम बन जाए। और इसमें भी एक बड़ा मजेदार बात यह है जो फिजिसिस्ट लोग का माथा खराब करते रहता है,
ये कब होगा ना, जैसे कोई यूरेनियम का एटम तुम देख रहे हो, कब उसके अंदर से 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, इस बात को प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। मतलब बस तुम चांस बता सकते हो। ये जो यूरेनियम का एटम दिख रहा है, हो सकता है अगले सेकंड ही वो डीके होके थोरियम बन जाए, मतलब उसके अंदर से प्रोटॉन्स निकल जाए। ये जो प्रोसेस है ना कि न्यूक्लियस के अंदर से फट के 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन निकल जाए, इस चीज को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। मैं यहां दिखाया भी हूं, जैसे यूरेनियम के साथ पहले तो उसके पास 92 प्रोटॉन्स थे, 146 न्यूट्रॉन्स थे, लेकिन ऐसे में न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल था। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, वैसे तुमको ये पता भी होगा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, वो हीलियम होता है। इसलिए देखो ये जो निकला है इसको हम हीलियम लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इसका एक और नाम भी है इस स्पेसिफिक चीज का, ये जो पार्टिकल है जिसके पास 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, इसको फिजिक्स में अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है। और याद करो तुम, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली यही वाले पार्टिकल्स को यूज किया गया था, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। जो भी है, मेरा कहने का ये पॉइंट है अभी कि ये जो हुआ ना, ये अपना यूरेनियम का न्यूक्लियस फट के, मतलब पूरा न्यूक्लियस नहीं फटा है, उसमें न्यूक्लियस में से एक हिस्सा, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कट के अलग निकल गए हैं, और फिर द मोर अनस्टेबल यूरेनियम हैज नाउ कन्वर्टेड इटसेल्फ टू अ मोर स्टेबल एलिमेंट विच इज थोरियम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके, कि हो गया अपना यूरेनियम एटम का मौत और वो कन्वर्ट होकर नया चीज बन गया है थोरियम। लेकिन ये कब होगा, मतलब अगर तुम एक यूरेनियम एटम को देखे जा रहे हो, कब वो डीके हो जाएगा इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब हो सकता है ये यूरेनियम एटम अभी देख रहे हो अगले 10,000 साल तक भी जैसा है वैसा ही रह गया, लेकिन ये भी मुमकिन है कि यही यूरेनियम एटम 5 सेकंड बाद ही फट के थोरियम बन गया। यानी कि व्हेन विल अ रेडियोएक्टिव डीके टेक प्लेस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इस पूरे चीज का भी पढ़ाई और डिटेल में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के ब्रांच में किया जाता है, और उसके अंदर भी मैं आज बहुत ज्यादा और नहीं जा रहा हूं, बट मैं थोड़ा बहुत बता दिया तुमको कि भाई जो मेरे मन में जो सवाल उठा था, और शायद तुम में से भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा ना कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स आराम से कैसे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आराम से बैठे रहते हैं, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाए न्यूक्लियस में, तो ये सब हंगामा शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इस हंगामा का यूज भी हम लोग करते हैं, पता है तुमको। एक बार ये मजेदार चीज देखो, मान लो कि एक तुम्हारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स है और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है, तो ये ऑलरेडी अनस्टेबल है। ठीक है, हमको पता ही है कि जैसे जैसे बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस लेंगे वो न्यूक्लियस अनस्टेबल ही होगा। उसका ऑलरेडी मन कर रहा है कि उसके अंदर से वो थोड़े प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल दे, वो डीके हो जाए, ऑलरेडी उसका मन कर रहा है। लेकिन हम यहां पर करेंगे बदमाशी। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हम इस अनस्टेबल न्यूक्लियस में बाहर से एक और प्रोटॉन डाल देंगे अंदर। ठीक है, मतलब सोच के देखो, ऑलरेडी इतने प्रोटॉन्स थे कि बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा था, उसमें हम लोग बाहर से एनर्जी लगा के एक और प्रोटॉन इसके अंदर ठूस दिए। तो तुम सोच ही पा रहे हो कि अब उसका नतीजा क्या होगा। ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल था, ये प्रोटॉन उसके अंदर घुसते ही तो वो पागल हो जाएगा, है ना, उसका माथा खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और इसीलिए ऐसा होते ही तुरंत मतलब पहले मैं क्या बोल रहा था कि डीके कब होगा पता नहीं है, बट अगर हम ये किए, मतलब कि अगर हम उसके अंदर एक यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन धक्का देके जबरदस्ती भेजे, तो उसी वक्त उस यूरेनियम एटम का डीके हो जाएगा। यानी ये प्रोटॉन अंदर लेते ही ये यूरेनियम न्यूक्लियस जो है अपने अंदर में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर फेंकेगा, अल्फा पार्टिकल बाहर फेंक देगा। समझ में आ रहा है। अब तुम बोलोगे इससे हम लोगों का क्या काम, हम लोग इस हंगामा का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई इसी प्रोसेस को अगर हम सिर्फ एक यूरेनियम न्यूक्लियस नहीं, एक पूरे मतलब बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस को एक साथ जमा के करेंगे ना, तो एक बहुत मजेदार चीज होना शुरू होगा। देखो ये रहा मेरे पास बहुत सारा यूरेनियम का न्यूक्लियस, उसमें किसी एक में मैं बस जबरदस्ती प्रोटॉन डाल दूंगा। देखो मैं एक बात बता दूं तुमको, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पहला बात तो इस प्रोटॉन को धक्का देके न्यूक्लियस के अंदर भेजना खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। लेकिन बहुत एनर्जी लगा के अगर हम ये कर लिए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब एक्चुअली अच्छा होगा बुरा होगा वो तुम समझोगे अभी, बट अगर हम बहुत एनर्जी लगा के ये जैसे तैसे कर लिए तो क्या होगा,
तो ये प्रोटॉन घुसा अपने इस अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियस में और उस पहले वाले न्यूक्लियस का डिके हो गया, है ना, उसके अंदर से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए। अब ये जब निकलता है ना, जब भी कोई यूरेनियम न्यूक्लियस डीके करता है तो उसके अंदर से ना केवल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलता है, बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है। क्योंकि तुम याद करो, ये सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर करके प्रोटॉन्स को स्टेबल बना के रखे हुए थे। अब जैसे ही कहीं से भी न्यूक्लियस फटा और उसके अंदर में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकले, अब उस रीजन में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाइड था वो एक तरीके से रिलीज हो रहा है। मैं इस चीज को ना बहुत डम डाउन करके समझा रहा हूं, यहां पर एक्चुअल फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग है और डीप है, बट ये मान के चलो कि जब भी एक यूरेनियम न्यूक्लियस डीके करेगा, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल के साथ ही साथ काफी सारा एनर्जी भी निकलेगा, बहुत सारा एनर्जी निकलेगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी निकला और ये जो अल्फा पार्टिकल निकला, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज ही है ना। एक बार तुम अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बारे में सोचो, उसके अंदर है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो जाके जब दूसरे किसी यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराएगा तो भाई अपना पहला वाला काम के जैसा ही हो गया ना। ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटॉन का रिपल्शन था यूरेनियम के न्यूक्लियस में, उसमें हम और पॉजिटिव चार्ज डाले थे तो और अनस्टेबल हो गया था। अभी भी वही हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जाके किसी न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा, किसी नए न्यूक्लियस एटम के अंदर घुसेगा तो उसका भी डीके कर देगा, और फिर उसका डीके होके फट के जब उसके अंदर से न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो निकलता हुआ किसी और के अंदर जाके उसका डीके करेगा। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा भाई। वही चीज मैं यहां दिखाया हूं, देखो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यानी हम लोग बस एक ही प्रोटॉन भेजे जबरदस्ती करके, मेहनत लगा के, एनर्जी लगा के न्यूक्लियस के अंदर, और उससे एक चेन रिएक्शन बन गया। और इस चेन रिएक्शन से हर एक न्यूक्लियस से निकलता हुआ, मतलब हर एक न्यूक्लियस का डीके से जो एनर्जी हमें मिल रहा है, इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस प्रोसेस में इतना एनर्जी निकलता है कि अगर हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूरेनियम ले ले, मतलब एक फैक्ट्री में बहुत सारा अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेके अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे ना, तो एक पूरे शहर को जितना एनर्जी चाहिए, जितना लाइट चाहिए, जितना बिजली चाहिए, सब हमें सिर्फ यहीं से मिल जाएगा, इस एनर्जी से मिल जाएगा। बट एक बात बहुत जरूरी है कि ये जब चेन रिएक्शन शुरू होता है ना, तो ये चेन रिएक्शन का अगर एनर्जी हमें यूज करना है तो हमको इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग के पास जितने भी यूरेनियम है सब पट 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 करके सभी फट डीके हो जाए। तब तो इतना ज्यादा एनर्जी हम लोग को एक साथ में मिल जाएगा कि हम उस एनर्जी को टैकल ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो हम लोग उस एनर्जी का फायदा उठा के, देखो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो न्यूक्लियस के अंदर की ये जो रेडियो एक्टिविटी है उसको बेसिकली यूज करके हम एनर्जी टान के वी कैन इवन लाइट अप और टैकल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटायर सिटी। और ऐसा होता भी है, अपने इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वर्ल्ड में हर जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बट हमको संभल के करना होगा। इट मस्ट बी अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो क्या होगा? तो विनाश हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन ही एटम बॉम्ब में होता है या हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, ठीक है। तुम सुने होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने जापान पे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, ठीक है। एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब इसीलिए कहला रहा है क्योंकि वो ये ही यूरेनियम के न्यूक्लियस का डीके को यूज करके, उसमें जो उसके डीके से जो एनर्जी निकलता है उसको अनकंट्रोल्ड मैनर में करा के बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ऐसे ही काम करता है न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी अपना 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यूएस ईरान में फाइट ही इस बात का चल रहा है कि यूएस ये देख रहा है कि ईरान जो है वो अपने लिए बहुत सारा यूरेनियम ढूंढ रहा है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, जिससे कि ये शक होता है कि वो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, और इसी को रोकने के लिए पूरा वॉर चल रहा है। तो देखो इसी से समझ में आता है कि साइंस में जब हम कुछ नया समझते हैं और सीखते हैं, उस बात को यूज किस तरीके से किया जाए, इस बात का पावर इंसान के पास है, तो इस पावर को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बात तो कितना मजेदार है कि जो चीज हम देख भी नहीं सकते हैं, एटम्स को हम देख भी नहीं सकते हैं, उसके भी अंदर बहुत छोटे से न्यूक्लियस के भी अंदर
के मामला को अब इंसानियत समझ चुका है और उस चक्कर में कितना कुछ हो रहा है। पूरे शहर पे शहर चल रहे हैं और वॉर पे वॉर हो रहा है। इसलिए आई लाइक द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, that how inventions and discoveries in science affect the whole of mankind. It affects history, culture, everything, है ना। तो आज के क्लास में हम क्या समझे कि भाई जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो उसको बहुत सारे न्यूट्रॉन्स का जरूरत पड़ता है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी घटते चले जाता है। इसीलिए ही तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 94 एलिमेंट्स अराउंड अर्थ पे नेचुरली पाए जा रहे हैं और कुछ हम मेहनत करके लैब में बना के टोटल में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 115 116 एलिमेंट्स रहते हैं। ये लिमिट इसीलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर स्टेबल होने का एक सवाल खड़ा है। और वो क्यों था? क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। यहीं से हमारा कहानी शुरू हुआ था और आई होप ये कहानी तुमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन होगा। मैं शुरू में ये बताया था कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके न्यूक्लियस को स्टेबल होना पड़ता है और उसको केमिकली भी स्टेबल होना पड़ता है। अब ये केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, ये चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस के अंदर का बात हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एग्जैक्टली किधर है, कितने हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि एक एटम केमिकली स्टेबल है कि नहीं। और अगर केमिकली स्टेबल नहीं है तो वो एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा फिर फाइनली। उसी कहानी से एक्चुअली केमिस्ट्री का पूरा दुनिया खुल जाता है। तो उस दुनिया में हम लोग अगले वीडियो में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। चलो, आई विल सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।